नमस्कार। हम जम्मू कश्मीर को अपना अटूट अंग मानते हैं। ये भारत का अटूट अंग है। पाकिस्तान इसे शाहरग कहता है। जब तक मामला हमारा था हम इसे अपना अंदरूनी मामला मानते रहे। धीरे धीरे पाकिस्तान आता गया और हमने पाकिस्तान से भी बात करनी शुरू कर दी, तो ये द्विपक्षीय हो गया। फिर इसको इंटरनेशनलाइज करने की कोशिश की पाकिस्तान ने, चीन साथ दे रहा है। और अब टर्की, उसके राष्ट्रपति ने कश्मीर पर अपनी ज़ुबान खोली है, अपना मुंह खोला है और कुछ बोले हैं। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की मीटिंग में उन्होंने एक अपना वीडियो मैसेज भेजा था, उसमें उन्होंने कश्मीर को लेकर बात कही है। इनका कहना है द कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट विच इज़ ऑल्सो की टू द स्टेबिलिटी एंड पीस ऑफ साउथ एशिया इज स्टिल ए बर्निंग इशू। कश्मीर विवाद जो एक बहुत अहम जगह रखता है साउथ एशिया के मामलात में, वो अभी तक ज्वलंत है मामला और वो बर्निंग इशू है। वो steps taken following the abolition of special status of Jammu and Kashmir further complicated the problem। जो कदम भारत सरकार ने उठाए, उसका जो दर्जा था राज्य का, उसको यूनियन टेरिटरी बनाने के लिए, इनका धारा 370 की तरफ जिक्र है और 35 को हटाने का जिक्र है। उससे कश्मीर की जो समस्या है वो और ज़्यादा बिगड़ गई है। और we are in favor of solving this issue through dialogue within the framework of UN resolutions and especially in line with the expectations of people of Kashmir। हम ये चाहते हैं कि ये बातचीत, आपसी बातचीत के ज़रिए, जो यूनाइटेड नेशंस का फ्रेमवर्क है उसकी बातचीत के ज़रिए ये मामला हल किया जाए और कश्मीरियों की जो उम्मीदें हैं उनको पूरा किया जाए। अब यूनाइटेड नेशंस के फ्रेमवर्क में, भारत के संविधान के नहीं। यूनाइटेड नेशंस के फ्रेमवर्क में होगा तो उसमें पाकिस्तान पार्टी बनेगा, शायद ये भी बन जाए और ममालिक भी बन जाए। बहरहाल इसका फ़ौरन जवाब दिया गया हमारी तरफ से कि हमारा अंदरूनी मामला है और टर्की के राष्ट्रपति को हमारे जो सॉवरेनिटी है उसकी इज्जत करनी चाहिए। ये हमारा अंदरूनी मामला है तो अंदरूनी मामला, लेकिन हमें ज़रूरी है कि हम आपस में ही निगाह तो डालें, देखें तो सही कि वहाँ हाल क्या है, सरकारी सूत्रों से, गैर सरकारी सूत्रों से वहाँ की आज की तस्वीर क्या है। हम आंखें बंद करके नहीं रह सकते। हमारा अटूट अंग है जम्मू कश्मीर, इसलिए हमारा फ़र्ज़ बनता है कि उनकी तरफ से पीठ मुड़ के बैठ जाए ना। मैं आपको बताता हूँ आज के दिन क्या हाल है। कश्मीर ट्रेड अलायंस है, उसका कहना है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है उसको पिछले 5 महीने में 3161 करोड़ का नुकसान हुआ है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, उसको 2888 करोड़ का नुकसान हुआ है। उसके बाद खेती, हॉर्टिकल्चर, बागवानी वगैरह, उन्हें 942 करोड़ का नुकसान हुआ है। मवेशियों की जहाँ तक बात है, इस पूरे धंधे में 2234 करोड़ का नुकसान हुआ है। टूरिज़्म सेक्टर 1292 करोड़ का नुकसान हुआ है। कभी भी जो टूरिस्ट यहाँ से जाते रहे हैं उन पर कभी ऐसे हमले नहीं हुए हैं। अमरनाथ यात्रा के दौरान हुआ था एक दफ़े, क्योंकि अर्थव्यवस्था जो आम आदमी की वहाँ टूरिज़्म से भी चलती है। इस दफ़े टूरिज़्म सेक्टर का नुकसान 1292 करोड़ है, जबकि होटल, रेस्टोरेंट्स वगैरह जो हैं वो भी टूरिज़्म के तहत ही आते हैं, 760 करोड़ है। और पहले रोटेशनल बेसिस पे ये मार्केट्स खुली थी, 85 दिन जो लॉकडाउन था उसके बाद। और उसके अलावा कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्रीज़ ने कहा है कि जो 42,000 करोड़ रुपए का लॉस प्रोजेक्ट किया है, नुकसान होने की संभावना है। ये 5 अगस्त जब से ये आर्टिकल 370 हटाया गया, धारा 370, और उसके बाद कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से 42,000 करोड़। बहरहाल जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज कुमार सिन्हा, उन्होंने एक रिलीफ और रिवाइवल पैकेज अनाउंस किया है 1350 करोड़ का। 42,000 करोड़ का प्रोजेक्शन है, इन्होंने 1350 करोड़ का एक रिलीफ पैकेज अनाउंस किया है। और 50% वेवर भी इन्होंने कहा है, फिक्स चार्जेस बिजली और पानी के बिल पे 105 करोड़ रुपए का कुछ होगा। बहरहाल हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि ये हमारा अंदरूनी मामला ही था। इसको इस वक्त पूरा इंटरनेशनलाइज हो चुका है और एक दफ़े जब आर्टिकल 370 हटाया गया तो चीन को भी मौका मिल गया इसमें घुसपैठ करने का। हमारा अंदरूनी मामला है, रहेगा और हम खुद ही इसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। बहरहाल ज़रूरी है कि इसको जहन में रखा जाए। इसको जो राष्ट्रीय विमर्श है, नेशनल डिस्कोर्स है, कश्मीर को उसका चर्चा उसमें जगह दी जाए। इतना ही अटूट अंग है जितना उत्तर प्रदेश है या जितना कोई और राज्य है।
साल 2020 इतिहास में दर्ज हो चुका है। कोरोना की वजह से भी दर्ज हुआ है, अर्थव्यवस्था को जो लॉकडाउन की वजह से नुकसान पहुंचा उसकी वजह से भी दर्ज हुआ है। उसके अलावा एक कारण और है कि इस दफ़े मॉनसून सेशन, संसद का जो मॉनसून सेशन होता है वो भी इतिहास में दर्ज होगा। सबसे छोटा सेशन रहा है, बहुत ही छोटा सेशन रहा है और काफ़ी काम हुए हैं इसमें, जबकि ऑपोजिशन था ही नहीं। बिना चर्चा के बहुत से बिल पास हो गए हैं, बिना बहस के, बिना चर्चा के। क्वेश्चन आवर ख़त्म कर दिया गया और 0 आवर आधा घंटा रखा गया, लेकिन आखिर में बढ़ाने की बात भी की गई। आज मॉनसून सेशन जो राज्यसभा का है उसको ख़त्म कर दिया गया और क्योंकि कोरोना की वजह से जिन सांसदों को कोरोना हुआ है उनके रिपोर्ट्स पॉजिटिव आए हैं, इसको जहन में रखते हुए 14 सितंबर को शुरू हुआ था, 18 दिन का होना था, लेकिन 18 दिन का नहीं हुआ सेशन। 10 सिटिंग्स हुई हैं। ये वेंकैया नायडू जो चेयरमैन हैं उनका कहना है कि 10 सिटिंग्स हुई हैं, 25 बिल पास हुए हैं, 6 बिल नए पेश किए गए हैं। 3 घंटे 15 मिनट इसमें बर्बाद हुए जब विरोध प्रकट किया ऑपोजिशन ने, विपक्ष ने। 57% टाइम जो है वो सरकारी गतिविधियों में लगा और उसको उन्होंने हाई प्रोडक्टिविटी बताया, क्योंकि कोई बहस नहीं हुई, कोई चर्चा नहीं हुई, एक के बाद एक पास होते गए बिल, तो इन्होंने हाई प्रोडक्टिविटी कहा है उसको। जबकि डेमोक्रेसी का एसेंस यही है, लोकशाही का सार यही है कि चर्चा हो, विमर्श हो, जो बातें उठाता है विपक्ष वो सुनी जाए, लेकिन वो नहीं हुआ तो इन्होंने इसे प्रोडक्टिव बताया है। 3 लेबर कोड जिसमें 411 क्लॉजेज हैं राज्यसभा में पास हो गया, मतलब 2 घंटे की चर्चा भी नहीं हुई। उसके अलावा इस चर्चा में जो 2 घंटे में पास हुआ, 2 घंटे में चर्चा हुई, इसमें लेबर मिनिस्टर थे खुद, 2 और मिनिस्टर थे और 6 MP थे। फिर राज्यसभा ने 8 बिल और पास किए, जिसको लेकर राज्यसभा के चेयरपर्सन वेंकैया नायडू ने बताया कि गुलाम नबी आज़ाद और दूसरे MPs ने उन्हें चिट्ठी लिखी थी। बाद में बताया कि जो लेबर कोड्स हैं इन पर चर्चा ना की जाए। बहरहाल ये बात नहीं मानी गई क्योंकि चेयरमैन को लगा, इनका कहना है कि मैंने डिस्कस किया था, ही डिस्कस्ड एंड सेड दैट मेनी प्रेसिडेंट्स एग्जिस्ट 2013, और उन्होंने कहा कि देयर वाज नो एश्योरेंस दैट दे विल अटेंड द हाउस। कोई ऐसी एश्योरेंस नहीं थी, कोई ऐसा मतलब दिलासा नहीं था या ऐसी एश्योरेंस नहीं दी गई थी कि अगर हम बिल रोक भी दें, ये कोड रोक भी दें, लेबर कोड, तो विपक्ष वाले राज्यसभा में जो सत्र चल रहा है उसमें शामिल होंगे। उन्होंने बायकॉट कर रखा है सारे विपक्ष ने, तो उसमें शामिल होंगे, वरना वो ज़रूर मिनिस्टर से बात करते। और उन्होंने फिर अखबार में भी पढ़ा था कि कुछ MPs जो कह रहे हैं वो भी यही कह रहे हैं कि मतलब जस्टिफाई कर रहे हैं इसको, जो एब्सेंस है उसको। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि हम राज्यसभा का काम चलने देंगे और 2 घंटे की चर्चा आपस में ही करके बिल पास हो गया। 18 दिन का मॉनसून सेशन जो था 10 दिन में ख़त्म हो गया है। आज फिर विपक्ष की जो पार्टी है उन्होंने, धरना प्रदर्शन का सिलसिला उनका जारी है, आज उन्होंने एक मार्च निकाला महात्मा गांधी की मूर्ति से लेकर अम्बेडकर की मूर्ति तक, संसद के ही परिसर में, कैंपस में, गांधी की मूर्ति से अम्बेडकर की मूर्ति तक। ये हमारे पिछले 70 साल के जो राजनीतिक विमर्श है उसका एक प्रतीक भी है, एक मेटाफर भी है, गांधी से अम्बेडकर तक। इसमें जो पार्टियां शामिल हुई वो है कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, CPI, CPIM, DMK, राष्ट्रीय जनता दल, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और NCP। अकाली दल नहीं था इसमें, और भी जो सहयोगी NDA के वो पार्टियाँ भी नहीं थी। बहरहाल हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि नाम के वास्ते एक सेशन हुआ 10 दिन का, उसमें जिसको प्रोडक्टिविटी कहा गया, उसमें जो डिसेंट की वॉइसेस होती हैं, जो प्रतिपक्ष की आवाज़ होती है, जो विपक्ष की आवाज़ होती है, उसको बिल्कुल मौका नहीं दिया गया। बिना चर्चाओं के आपस में ही चर्चा करके इतने सारे बिल, कानून बन चुके हैं। ये ऐतिहासिक है, इसको भी इतिहास में दर्ज किया जाएगा। रोज़ की तरह आज के शो का समापन एक कविता से, कविता जनाब फैज़ अहमद फैज़ की है। इसका उन्वान है, शीर्षक है कुत्ते। कुत्ता एक जानवर है, हम सब जानते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे शेर भी एक जानवर है, बकरी भी एक जानवर है, हाथी भी एक जानवर है,
लेकिन कुत्ता एक गाली के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। हाथी नहीं किया जाता, शेर नहीं किया जाता, बकरी नहीं किया जाता, चूहा वो भी गाली की तरह इस्तेमाल होता है, जबकि वो भी एक जानवर है। जबकि बारहसिंगा नहीं किया जाता गाली की तरह इस्तेमाल, हिरन नहीं किया जाता। बहरहाल हमारी सोच है, कुत्ता जिसकी स्वामी भक्ति बहुत मशहूर है, उसी को गाली की तरह इस्तेमाल किया जाता है। तो कविता का शीर्षक है कुत्ते। फैज साहब कहते हैं, ये गलियों के आवारा बेकार कुत्ते। इसके मानी आप खुद निकाल लेना कविता के, इसका संदर्भ कॉन्टेक्स्ट भी आप खुद अपना बना लेना। ये गलियों के आवारा बेकार कुत्ते कि बख्शा गया जिनको ज़ौक़े गदाई। ज़ौक़े गदाई माने भीख मांगने की जो आदत है। ये गलियों के आवारा बेकार कुत्ते की बख्शा गया जिनको ज़ौक़े गदाई, ज़माने की फिटकार सरमाया इनका, जहाँ भर की धुतकार इनकी कमाई। ज़माने की फिटकार सरमाया इनका, जहाँ भर की धुतकार इनकी कमाई। न आराम शब को, न रात को आराम, न राहत सवेरे, गलाजत में घर नालियों में बसेरे। जो बिगड़े तो एक दूसरे से लड़ा दो, ज़रा एक रोटी का टुकड़ा दिखा दो। जो बिगड़े तो एक दूसरे से लड़ा दो, ज़रा एक रोटी का टुकड़ा दिखा दो। ये हर एक की ठोकरें खाने वाले, ये फाकों से उकता के मर जाने वाले, ये फाकों से उकता के मर जाने वाले। ये मजलूम माने बेचारे, पीड़ित, दबे कुचले। ये मजलूम मखलूक जनता, ये दबी कुचली जनता। ये मजलूम मखलूक गर सर उठाएं तो इंसान सब सरकशी भूल जाए। एक दफ़े जब भौंकना शुरू करते हैं, सामने आ जाते हैं, तो इंसान अपना घमंड भूल जाता है, डर जाता है। ये मजलूम मखलूक गर सर उठाए तो इंसान सब सरकशी भूल जाए। ये चाहे तो दुनिया को अपना बना ले, ये चाहें तो दुनिया को अपना बना ले। ये आकाओं की हड्डियां तक चबा लें, ये आकाओं की हड्डियां तक चबा लें। कोई इनको एहसास ज़िल्लत दिला दे, कोई इनको जो अपमान इनका होता है उसका एहसास दिला दे। कोई इनको एहसास ज़िल्लत दिला दे, कोई इनकी सोई हुई दुम हिला दे। ये गलियों के आवारा बेकार कुत्ते। नमस्कार। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।